अगले हफ्ते फिर मौजूद होंगे, फिर से रिवाइंड मोड में। विल गेट यू द बेस्ट लैपटॉप्स एंड द बेस्ट कैमरास ऑफ 2013। और तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन। यूनिक सिंगापुरी डिजाइन, ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिपी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान और शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए।
तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा, अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नादाब ईटी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मोदी ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को दिखाई हरी झंडी, सरदार पटेल को मुल्क की यकजहती का मेमार करार दिया। आम आदमी पार्टी ने गुजरात की तमाम 26 लोकसभा सीटों पर मुकाबला करने का किया ऐलान, मोदी के मुकाबले भी खड़ा किया जाएगा उम्मीदवार। मरकजी वजीर सिसराम ओला का इंतकाल, कल अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। लोकपाल बिल मंजूर कराने के लिए राहुल गांधी सरगर्म, सभी जमातों से की हिमायत की अपील। बांग्लादेश में जमात इस्लामी रहनुमा की फांसी के बाद हालात कशीदा, पुरतशद्दुद वाकयात में अब तक 21 अफराद हलाक। और नेल्सन मंडेला की आज आखिरी रसूमात, सियाह फाम रहनुमा को दुनिया भर में पेश किया जा रहा है खिराज अकीदत। अब तफसीलात। बीजेपी की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को मुल्क की यकजहती का मेमार करार दिया। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान को एक करने में सरदार पटेल की ग्रां कद्र खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। सरदार पटेल की बरसी के मौके पर बड़ौदा में एक मैराथन को हरी झंडी दिखाने से कबल मोदी ने खिताब करते हुए सरदार पटेल को खिराज अकीदत पेश किया। दूसरी जानिब बीजेपी ने आज मुल्क के 1000 मकामात पर रन फॉर यूनिटी मैराथन का एहतमाम किया है। बीजेपी का दावा है कि मुल्क भर में 5 मिलियन अफराद इस दौड़ में शिरकत कर रहे हैं। इस मैराथन के जरिए बीजेपी एक आलमी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही है। पर एक वक्त मुल्क के 1000 शहरों में 5 मिलियन से ज्यादा लोगों की दौड़ में शिरकत से इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा सकता है। देश के लिए तो एकता ही हमारी आगे बढ़ने की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है और इसलिए इस सबसे ताकतवर जड़ी बूटी को लेकर के, एकता की सबसे बड़ी ताकतवर औषध लेकर को भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना, और जितना ऊंचा सरदार साहब का स्मारक होगा उतना ही ऊंचा पूरे विश्व में हिंदुस्तान का स्थान होगा। इन सपनों को लेकर के आगे बढ़े। फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, सरदार पटेल। पूरी ताकत से 2 बार बोलिए, अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के बाद अब बीजेपी को चैलेंज देने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात की तमाम 26 लोकसभा सीटों पर मुकाबला करने का ऐलान किया है। आप के मुताबिक पार्टी बीजेपी की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी उम्मीदवार खड़ा करेगी। जुमा और शनिचर को आम आदमी पार्टी की 2 रोजा एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी की गुजरात शाख के कन्वीनर सुखदेव पटेल ने बताया कि गुजरात में पार्टी किस्मत आजमाई करेगी। दूसरी जानिब गुजरात बीजेपी लीडर हर्षद पटेल ने कहा कि तमाम सियासी जमातों का गुजरात में खैर मकदम है, ताहम आम आदमी पार्टी की रियासत में कोई पकड़ नहीं है।
अन्ना हजारे की जानिब से तरमीमशुदा लोकपाल बिल के मसौदे पर इत्मीनान के इजहार पर आम आदमी पार्टी ने हैरत का इजहार किया है। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अन्ना हजारे को गुमराह किया जा रहा है। ये बिल राज्यसभा में पास होता है, लोकसभा में पास होता है, राष्ट्रपति की साइन होती है, मैं विषय छोड़ दूं। लोकपाल बिल को मंजूर कराने का मुतालबा करके गुज़श्ता 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे समाजी कारकुन अन्ना हजारे के इस बयान पर आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस मामले पर अन्ना हजारे को गुमराह किया जा रहा है। केजरीवाल ने अन्ना हजारे के उस मौकफ पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि राज्यसभा में पेश किए गए तरमीमशुदा बिल में उन बुनियादी मुतालबात को ही शामिल नहीं किया गया है जिसका यूपीए हुकूमत ने वादा किया था। अरविंद केजरीवाल ने मुजव्वजा लोकपाल बिल को जोगपाल बिल करार दिया। आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास ने उनकी पार्टी और अन्ना के बीच अख्तिलाफात की तरदीद करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि अन्ना हजारे अपने उसूलों से कोई समझौता नहीं करेंगे। देखिए, अन्ना से कोई मतभेद नहीं है और आपस में किसी का कोई मतभेद नहीं है। मतभेद केवल जन लोकपाल है। जन लोकपाल की तीनों शर्तें जो अन्ना हजारे जी ने मांगी थी, जिस पर पूरे देश में आंदोलन हुए थे, उनमें तीनों में से एक भी शर्त सरकार ने नहीं मानी है। फिर ये कैसा जन लोकपाल है? पहली शर्त, लोकपाल होगा, राज्य में उसी तर्क पर एक लोकायुक्त होगा, नहीं मानी गई है। दूसरी शर्त, सीबीआई इंडिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी, नहीं मानी गई है। कहा गया सीबीआई को दे दीजिए, सीबीआई अब भी सरकार नियंत्रण में रहेगी। तीसरी शर्त थी कि ग्रीवेंस रिड्रेसल होगा और लोअर ब्यूरोक्रेसी से लेकर ऊपर तक। अन्ना बार बार एक बात बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, पटवारी से लेकर पंत प्रधान तक इसके अंडर में आएंगे। नहीं मानी गई, लोअर ब्यूरोक्रेसी नहीं मानी गई है। इन 3 बातों पर मुझे नहीं लगता कि अन्ना हजारे कोई समझौता करेंगे, क्योंकि देश ने इसी लड़ाई के लिए उन्हें भी समर्थन दिया। कुमार विश्वास ने कहा कि आम आदमी पार्टी मुजव्वजा लोकपाल बिल की मुखालफत करेगी। ऐसे लंगड़े लूले लोकपाल का, ऐसे जोगपाल का, किरण जी ने कहा था, बिना सीटी, बिना टोपी, बिना डंडे का पुलिस वाला है। हम इसका विरोध करेंगे। कुमार विश्वास ने कांग्रेस पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि लोकपाल बिल मंजूर कराते हुए कांग्रेस आइंदा आम इंतखाबात में सियासी फायदा हासिल करने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी लोकपाल बिल की मंजूरी के लिए काफी सरगर्म नजर आए। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल ने बिल की मंजूरी के लिए तमाम सियासी जमातों से ताउन की अपील की। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने लोकपाल बिल की मंजूरी को यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों से ताउन की अपील की है। दिल्ली में मरकजी वज़रा कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, नारायण सामी और अजय माकन के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल ने लोकपाल को करप्शन के खिलाफ एक ताकतवर हथियार करार दिया। कांग्रेस के नायब सदर ने कहा कि यूपीए हुकूमत मुल्क को एक मजबूत लोकपाल देना चाहती है। नेशनल इंपॉर्टेंस का बिल है और कंसेंसस है, ये नहीं है कि डिसएग्रीमेंट है, कंसेंसस है, ब्रॉड कंसेंसस है। तो सब पार्टियों को मिलकर ये काम अब पूरा करना चाहिए। हम यहां तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी इसका पूरा सपोर्ट करेगी। बाकी पार्टियों से मैं विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज है तो वो सपोर्ट करें। समाजी रहनुमा अन्ना हजारे की भूख हड़ताल और 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में मिली शिकस्त के बाद बिल की मंजूरी पर सरगर्मी देखने से मुताबिक एक सवाल के जवाब में राहुल ने कहा कि लोकपाल बिल का इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि बिल कौमी अहमियत का हामिल है और इसकी मंजूरी से मुल्क को फायदा होगा। राहुल ने कहा कि लोकपाल बिल यूपीए हुकूमत का पहला ऐसा बिल नहीं है, बल्कि इससे पहले भी मरकजी हुकूमत ने आरटीआई कानून को मंजूरी दी थी, जो करप्शन के खात्मे में एक मौसर हथियार साबित हुआ है। This argument that we are doing this as a result of elections, I think it's a bit unfair. We are committed to providing a framework to this country of anti-corruption method, anti-corruption legislation. The base of that framework is the RTI, and we are adding to that. Lokpal Bill is one addition. It's an important addition. मरकजी वजीर कानून कपिल सिब्बल ने कहा कि इस बिल की मंजूरी के बाद सीबीआई लोकपाल के तहत काम करेगी। सीबीआई लोकपाल के अधीन काम करेगी।
और जो लोकपाल चाहेगा, जिस केस में लोकपाल किसी प्रोसिक्यूशन में अपना रोल अदा करना चाहती है, वो सीबीआई करेगी। पी चिदम्बरम ने कहा कि लोकपाल बिल को सेलेक्ट कमेटी से रुजू किया गया था। हुकूमत ने सेलेक्ट कमेटी के वर्जन को जू का तू बरकरार रखा है, ताहम इसमें 2 या 3 जगह तब्दीलियां की गई हैं। पी चिदम्बरम ने मजीद कहा कि इसमें जांच एजेंसी, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी और सरकारी मुलाजमीन के मफादात का ख्याल रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर कांग्रेस के तर्ज अमल पर बीजेपी ने चुटकी ली। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर अरुण जेटली ने कहा कि लोकपाल बिल पर अपना मौकफ मुतवातिर कांग्रेस बदल रही है। वो बिल मंजूर कराने के लिए संजीदा नजर नहीं आती। पिछले 2 दिन में ये पारित हो जाना चाहिए था और कल तो ये चर्चा के लिए लगा हुआ था, जबकि सरकार के सहयोगी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया और इसको पारित नहीं होने दिया। अगर सरकार की तरफ से यह संकेत आज दिया गया है कि अब हमने फिर अपना रवैया बदल लिया और इसको सोमवार को पारित करना चाहते हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने पहले कहा था, हम उसको एक बार फिर दोहराते हैं कि इसको चर्चा करके सोमवार को पारित किया जाए। अगर सरकार या सरकार का कोई सहयोगी सदन की कार्रवाई चलने नहीं देता, तो हम इसे बिना चर्चा के भी पारित करने को तैयार हैं। और अगर अध्यक्ष जी का यह आग्रह रहता है सदन में कि चर्चा होनी है, तो जो मैंने प्रस्तावना दी थी कल कि मैं डिम में डिस्टर्बेंस के दौरान भी भाषण देने को तैयार हूं ताकि चर्चा भी हो जाए। इस पे बहुत बहस हो चुकी है। मेरा सरकार से आग्रह यह होगा कि जो सिलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की है उसको बदलें। इस बीच यूपीए की बाहर से तायद कर रही समाजवादी पार्टी अपने मौका पर अड़ी है। इसका कहना है कि उसे मौजूदा शक्ल में बिल कबूल नहीं। उनकी कांग्रेस या विपक्ष के लोग पहले देश को गारंटी दे कि जो लोकपाल आएगा वो ईमानदार होगा, यानी कि सारा जनता से चुने हुए लोग बेईमान है, लोकपाल ईमानदार होगा। जिलों में जो दरोगा लोकपाल बना दिए जाएंगे वो ईमानदार होंगे। आज भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है उससे निपटने के लिए उसके बेसिक प्रिंसिपल क्यों नहीं जाना चाहते, जो हम लोगों ने कल बात उठाई थी पार्लियामेंट में कि महंगाई और बेरोजगारी जब तक देश से समाप्त नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होता, चाहे आप जितने कानून बना ले। अभी आपने निर्भया कांड पे कानून बनाया, लेकिन मैं रोज पढ़ रहा हूं महिलाओं पर अत्याचार तो कमी हुई नहीं है। तो क्या खाली कानून से भ्रष्टाचार रुक जाएगा? राज्यों में भी तो लोकायुक्त बने हुए, लेकिन कौन राज्य में भ्रष्टाचार रुका हुआ है? समाजवादी पार्टी इसका कसकर विरोध करेगी। हम किसी अन्ना हजारे या इस टाइप के लोगों से डरने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी से घबराती भी नहीं। उधर सीपीआई का कहना है कि हुकूमत को इस बिल को बहुत पहले मंजूर कराने की कोशिश करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि बायां महाज इस बिल की तायद करता है। What is this gun plan? And if government has the political will and political moral authority, government should have brought this bill long back. And at least now let the government come before the parliament and say this is the bill we want to pass. दिल्ली में हुकूमत साजी पर तजस्सुस बरकरार है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से बढ़ाई गई जैतून की शाख को कबूल करने के लिए कुछ शराइत रखी हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात करके केजरीवाल ने उनसे मोहलत मांगी है। साथ ही साथ केजरीवाल ने हिमायत देने की होड़ में लगी कांग्रेस और बीजेपी से मुस्तकबिल की हुकूमत की बुनियादी नुकात पर अपने नजरियात वाज़ेह करने को कहा है। केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी के लिए शर्तें तय कर रहे हैं। बिला शर्त तायद करने वालों की नीयत पर उन्हें शुबा है और केजरीवाल उनके माजी से वाकिफ है, इसलिए पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई मुहतात है। वो बिना सोचे समझे कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते जिससे अवाम में पार्टी की साख मुतासिर हो। इसलिए केजरीवाल ने सोनिया गांधी और राजनाथ सिंह को खत रवाना किया है। खत में उन्होंने जन लोकपाल बिल, दिल्ली से वीआईपी कल्चर के खात्मे,
जनता मोहल्ला सभा को इलाके की जरूरतों पर फैसला लेने का इख्तियार देने समेत 18 मामलों पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने को कहा है। 17-18 मुद्दे हम लोगों ने लिख के भेजे हैं और हमने उनसे कहा है कि ये कोई अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं होता। हम चाहते हैं कि आप हर मुद्दे के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आपको इन मुद्दों पे क्या कहना है। और लास्ट में हमने ये भी लिखा है कि कृपया हर मुद्दे पर अपना नजरिया स्पष्ट बताइएगा, गोलमोल करके मत कहिएगा कि सैद्धांतिक रूप से हम आपके साथ हैं, जब सदन में मुद्दा आएगा तब बताएंगे, इस तरह के जवाब मत दीजिएगा। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि हर मुद्दे पे आपको क्या कहना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों जमातों ने आम आदमी पार्टी के इन शराइत को टाल मटोल का हरबा करार दिया है। एक बहुत गलतफहमी फैलाई गई आ रही है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये अपना समर्थन वापस न ले लें, ये न ले लें। विधानसभा की एक प्रक्रिया है, अगर हमने एक बार किसी को समर्थन दे दिया तो 6 महीने तक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता है विधानसभा के अंदर। तो आपको जब लोगों ने चुन के भेजा तो इसलिए कृपया करके मेरी आपसे अनुरोध है कि लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों को बेवकूफ मत बनाइए, अपनी जिम्मेवारी से मत बचिए, कृपया आगे आइए और सरकार बनाइए और लोगों का भला करिए। ये दिल्ली के लोगों को दोबारा चुनाव में मत झोंकिए। जो तरीका अपनाया है, जानबूझ करके ऐसी शर्तें लगाई हैं कि कांग्रेस अपना उनसे समर्थन वापस ले ले और वो उनको एक बहाना मिल जाए अपने वायदे पूरे न करने का। बहरहाल अरविंद केजरीवाल ने नई शर्तें रखकर कहानी में नया पेच डाल दिया है, जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही अटपटा सा लग रहा है। इलाहिदा नजरियात की हामिल जमातें मसाइल पर यकजा होती फिलहाल नजर नहीं आती, यानी दिल्ली में हुकूमत साजी की सूरत बनती मालूम नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। जब जिंदगी सताए मनोरंजन ही बचाए। 5, 6, 7, 8, 9 लगाओ, कॉमेडी, म्यूजिक, क्रिकेट, एस्ट्रो और बहुत कुछ पाओ। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जमीयत उलमा हिंद के जेर एहतमाम मुनक्किद होने वाली 6 रोजा आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का तीसरा और आखिरी दिन है। आलमी अमन कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर आज एक इजलास आम मुनक्किद किया जा रहा है। इस जलसे से मुल्क के मारूफ उलमा खिताब कर रहे हैं। फिरकावाराना फसादात, दहशतगर्दी की लानत का खात्मा और मुल्क में कौमी यकजहती को फरोग देने के मकसद से इस आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे एहतशाम। हमारा राबिता नहीं हो पाया है। मरकजी वजीर सिसराम ओला का आज गुड़गांव के मैदानता अस्पताल में इंतकाल हो गया है। सीने में दर्द की शिकायत पर सिसराम ओला को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। आखिरी रस्मात पीर के रोज 3 बजे राजस्थान के झुंझुनू में उनके गांव अर्दवाता में अदा की जाएगी। माओइस्टों ने उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में 3 शहरियों का कत्ल कर दिया है। मकामी पुलिस के मुताबिक माओइस्टों ने जुमेरात की अव्वलीन सातों में चिंतलवाड़ा से 6 अफराद का अगवा कर लिया था, जिसके बाद जुमे के रोज पिल्लीगुड़ा गांव के सरपंच का कत्ल कर दिया गया था, जबकि माओइस्टों ने 3 शहरियों को अजियतें पहुंचाने के बाद रिहा कर दिया था। ताहम आज बिजनवाड़ा गांव के करीब मजीद 3 लाशें पाई गईं। माओइस्टों ने लाशों के साथ एक खत भी छोड़ा। इस खत में बताया गया है कि पुलिस को खुफिया इतलात फराहम करने के बायस इन अफराद का कत्ल किया गया।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर सदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हैदराबाद का नज़्म ज़ब्त अगर गवर्नर के हवाले किया जाएगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना बिल की मुखालफत करेगी। आंध्र प्रदेश के जिला निजामाबाद में एक जलसे से खिताब में ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद हैदराबाद में सीमांध्रा के अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। कि सीमांध्रा के लोगों को कुछ नहीं होगा। हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ ठहरेंगे, उनकी लाइन ऑर्डर नहीं हैदराबाद में। अरे हैदराबाद का लाइन ऑर्डर तो नहीं रहेगा इंशाअल्लाह गवर्नर के पास। हम इन पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं कि अगर मरकजी हुकूमत हैदराबाद का लाइन ऑर्डर गवर्नर के पास रखेगी तो मजलिस उस बिल की भी बाइक नहीं करेगी, नहीं करेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शेवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जैसा कि हमने बताया, जमीयत उलमा हिंद की जेर एहतमाम मुनक़िद होने वाली सिरोल आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और आखिरी दिन है। आलमी अमन कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन दिल्ली की रामलीला ग्राउंड पर आज एक इजलास मुनक़िद किया गया है। इस इजलास से मुल्क के मारूफ उलमा खिताब कर रहे हैं। फिर क़राराना फसादात, दहशतगर्दी की लानत का खात्मा और मुल्क में कौमी यकजहती को फरोग देने के मकसद से इस आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। आइए हम आपको सीधे बताते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या सरगर्मियां हैं। हमारे नुमाइंदे एहतशाम इस वक्त तफसीलात दे रहे हैं। एहतशाम, क्या तफसील है, कौन कौन से मुद्दे पर आज बात हो सकती है? देखिए काजिम साहब, प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज हुआ है। इस प्रोग्राम की जो सदारत कर रहे हैं वो हजरत मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूर पुरी साहब हैं, सदर जमीयत उलमा हिंद। और इस प्रोग्राम का जो की निजामत जो फरमा रहे हैं वो मौलाना महमूद असद मदनी साहब हैं, वो जनरल सेक्रेटरी है जमीयत उलमा हिंद के। इस प्रोग्राम का जो सबसे पहले परचम कुशाई से आगाज किया गया बदस्त सदर इजलास कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूर पुरी के। उसके अलावा उसके बाद इस जमीयत का जो है तराना पेश किया गया, वो कारी अहमद अब्दुल्ला साहब ने पेश किया। अगर उसके बाद नात पाक पेश किया गया यहाँ पर मौलाना कारी अब्दुल रऊफ साहब के ने पेश किया इसको। उसके अलावा तहरीक सदारत का ऐलान किया गया और उसकी तायीदात लोग अभी कर रहे हैं, जिसकी तायीदात में मौलाना कारी शौकत अली नाज़मी आला जमीयत उलमा यूपी और उसके अलावा कसीर तादाद में लोग हैं जो उनकी तायीद में अपने अपने रजामंदी का इजहार किया है। यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि वहाँ पर आज जो गुफ्तगू होगी किस बात पर होगी, किस मुद्दे पर होगी और कौन कौन से अहम मुक़र्रिरीन आज खिताब करने वाले हैं?
इसमें जो अहम मौजू है वो मुजफ्फरनगर का हालिया फसादात है। उसके पस मंजर में जो दहशत लोगों में पाया जा रहा है, उससे यहाँ पर जमीयत का मकसद है कि उससे लोगों को निकाला जाए। और कहीं ना कहीं जो 50 बच्चे अभी हालिया दिनों में इंतकाल हो गए हैं सर्दी की वजह से, और उन लोगों को एक हमदर्दी उनके अंदर बांटी जाए। उसके अलावा एक जो बहुत अहम मुद्दा है हिंदुस्तान में दहशतगर्दी का, और उसके नाम पर बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है, उस पर भी जमीयत की पहल बहुत पहले से रही है और उसको भी अहम इशू इसमें मान रहे हैं। कुल मिलाकर के जमीयत का मकसद है कि जहां दहशतगर्दी का देश से खात्मा हो, वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर के फसादात मुतासरीन को इंसाफ मिले। कुल मिलाकर के बात ये कह सकते हैं कि जमीयत उलमा के अमन कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क में अमन व आश्ती का पैगाम देना है। जी काजिम।